भाई घोड़े को ना कोई दिक्कत हो गई है, यहाँ पे घोड़े बैन कर दिए गए। देखना भाई। ओहो। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर खच्चरों की रहस्यमयी मौत। पूरे केदारनाथ घाटी से सारे घोड़े साफ हो गए। एक अत्यधिक संक्रामक विषाणु जनित रोग है। हजारों घोड़े खड़े रहते थे यहाँ पे, इंसान नहीं दिखते थे यहाँ। इस रोग का संक्रमण बहुत बड़ी तेजी से, कुछ स्पेसिफिक नहीं कि कितने दिनों के लिए बैन रहेगा। इस रोग का कोई भी टीका या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। केदारनाथ में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। एक्विन इन्फ्लुएंजा वायरस की शिकायत के चलते मालिकों को बोला कि आप घोड़े को वापस ले जाओ। पूरी केदार घाटी में घोड़ा नहीं है। यहाँ पे घोड़े खड़े रहते थे भाई, वो एक घोड़ा नजर नहीं आ रहा। घोड़ों में इस टाइम पे कोई ना इन्फ्लुएंजा आ गया। जय श्री केदार दोस्त। हाँ, आज मेरा केदारनाथ मंदिर में लास्ट दिन है। आज मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। पिछले 5-6 दिनों से मैं यहाँ पे रुका हुआ था। फाइनली आज हम निकलते हैं यहाँ से। और कल परसों मतलब लास्ट 2 दिन से ना मौसम बहुत अच्छा है, और आज भी मौसम बहुत अच्छा है। कल तो खैर बारिश ही नहीं हुई है, रात में बारिश हुई थी, बाकी पूरे दिन भर मौसम अच्छा था। आज भी मौसम अच्छा ही है। बाकी अब निकलते हैं यहाँ से। भाई कल मैंने आपको दिखाया था ना कि लाइन ये कुछ नहीं थी, पूरा खाली पड़ा हुआ था। आज देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है यार, पूरा ब्रिज के पार तक लाइन लगी हुई है। जहाँ से टोकन मिलते हैं ना वहीं तक लाइन लगी हुई है। गाइस अब मैं निकलता हूँ यहाँ से। मंदिर से मैं नीचे की तरफ को आ गया हूँ। मेरे पीछे ना आपको एक काउंटर बना दिख रहा होगा। ये काउंटर है भाई टोकन के लिए। अगर आपको मंदिर में जाके अंदर दर्शन करने हैं ना, तो उसके लिए आपको टोकन चाहिए, कंपलसरी है। उसके बिना आपको अंदर नहीं जाने देंगे। जैसे ही आप लोग मंदिर के पास पहुंचने वाले होंगे, मंदिर से लगभग 500 मीटर पहले ना एक ब्रिज पड़ता है, लोहे का ब्रिज। लोहे के ब्रिज से पहले ना ये पीछे आपको ऐसा कैंप मिल जाएगा। इसी कैंप में ना टोकन मिलते हैं। अच्छा, टोकन आपको मिलेगा कैसे? टोकन लेने के लिए आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कंपलसरी। फिर रजिस्ट्रेशन दिखाने के बाद आपको यहाँ पे टोकन मिलेगा, और उस टोकन में ना टाइम स्लॉट लिखा होगा कि आपको किस टाइम दर्शन करने के लिए जाना है, या आपका दर्शन टाइम कितना है। टोकन के टाइम स्लॉट के हिसाब से ही आपको आस्था पथ पे जाना है। आस्था पथ वो जगह है जहाँ से मंदिर में दर्शन करने के लिए लाइन लगती है, ठीक है। तो वो जैसे ये वाला लोहे वाला ब्रिज आप लोग क्रॉस करोगे ना, तो इसको क्रॉस करके आपको लेफ्ट जाना है। लेफ्ट जाते ही ना आपको आस्था पथ मिल जाएगा, वहीं से आपको अंदर जाना है मंदिर में दर्शन करने के लिए। और 15 मिनट पहले ही जाना है आपको। और बाकी आस्था पथ में ना कुछ पुलिस वाले खड़े रहते हैं, वो आपका टोकन चेक करेंगे। अगर आपका टाइम स्लॉट मैच करता है तो वो आपको अंदर जाने देंगे, और ना अगर आपका टाइम बाद का है, जैसे आप पहुंच गए वहाँ पे 2 बजे 4 बजे का आपका टाइम है, तो आपको अंदर नहीं जाने देंगे, ठीक है। बाकी कुछ लोग मेरे को ये भी कह रहे थे कि भाई हम तो ऐसे ही गए थे, हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं था, हमको फिर भी आधार कार्ड दिखा के टोकन मिल गया था। भाई मिल गया होगा। देखो रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है केदारनाथ पे ऊपर आने के लिए, चढ़ाई करने के लिए। जब आप सोनप्रयाग पहुंचोगे ना, तो वहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वो आपको वापस भेजेंगे, रजिस्ट्रेशन करवा के आओ। तो सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन हो भी जाते हैं। इन केस आप कैसे भी बच बचा के छुप छुपा के, या किसी ने आप पे ध्यान नहीं दिया, विदाउट रजिस्ट्रेशन अगर आप अंदर पहुँच गए, इधर पहुँच गए हो ऊपर, तब उस केस में आपको आधार कार्ड देख के वो लोग टोकन दे देते हैं। भाई साहब इस बार ना केदारनाथ में दुकानें बहुत लग गई हैं हर चीज़ की, चाहे जैसे प्रसाद की दुकानें हो, कपड़े की दुकानें हो, ये टोपी टापी की दुकानें हो, होटल्स वगैरह हो, हर चीज़। ओके गाइस, हम ना केदारनाथ से निकल रहे थे, लेकिन ना हमारा एक ना ग्रुप टूर आया हुआ था कल यहाँ पे। उनको हमने दर्शन करवा लिए थे मंदिर के, और अब निकल रहे हैं यहाँ से। लेकिन मैंने सोचा कि आपको रूम दिखा देता हूँ कि जिस जगह पे हमने अपने ग्रुप को ठहराया हुआ है। ये एक रूम है। ऐसे हमारे पास 5 से 6 रूम है, जिसमें अलग अलग ऑक्यूपेंसी होती है। जैसे इसमें 4 बेड लगे हुए हैं, किसी में 3 बेड होते हैं, 5 बेड होते हैं, 6 बेड भी होते हैं। जिस तरह की आपकी फैमिली होगी उस तरह के आपको रूम मिल जाएंगे। रूम देख लो ना, ऐसे हमारे पास कई सारे रूम है। इस रूम में 4 बेड लगे हुए हैं, ऐसे हमारे पास 3 बेड वाले भी होते हैं, 5 बेड वाले भी होते हैं। और ये शेयरिंग होता है, आपको हर बंदे को अलग अलग बेड मिलेगा, और साथ में फुल मैट्रेस होता है। अगर आपको एक्स्ट्रा भी चाहिए तो वो मिल जाएगा। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे केदारनाथ में ना मेन प्रॉब्लम होती है भाई पानी की ना, यहाँ पे गर्म पानी मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारा जो ग्रुप टूर में आप आओगे तो आपको हमारी प्रॉपर्टी में ना गीजर भी मिल जाएगा। बाकी नीट एंड क्लीन वॉशरूम भी होता है। अगर आपको देखना है तो इस तरह का वेस्टर्न टॉयलेट होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भाई आप ग्रुप टूर लेके जा रहे हो, लेकिन केदारनाथ में तो भाई लोग टेंट में सुलाते हैं, आप कहाँ सुलाओगे? तो भाई हमारी इस तरह की प्रॉपर्टीज होती है। ये एक ही प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसी हमारे पास काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं। ये एक डीलक्स प्रॉपर्टी है। अगर आपको प्रीमियम चाहिए, हमारे पास प्रीमियम प्रॉपर्टीज भी होती है, लेकिन उसके फिर चार्जेस ज्यादा हो जाते हैं। ओके सो गाइज, अपनी ना एक और प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे हमारे ग्रुप ठहरते हैं। तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है, अभी मैं आपको बाहर से भी दिखाऊंगा। ये मतलब टिपिकल पहाड़ी घर है, जैसे पहाड़ी घर हुआ करते थे ना वैसे ही। पहले हम लोग इसमें ना नीचे सुलाया करते थे, लेकिन अब इसमें से बंक बेड लगा दिए हैं, तो ऐसा बंक बेड लगे हुए हैं। और
इस तरीके से भी यहाँ पे आपको बैंक बेड मिल जाएंगे। बाकी एक रूम में इसमें 4 बेड है, ठीक है, 4 लोग इसमें आराम से सो सकते हैं। और ये कनेक्टेड है रूम इसमें, जैसे एक रूम इधर है, फिर एक रूम इधर है, सारे कनेक्टेड हैं आपस में। बाकी लॉक भी हो जाते हैं। बाकी एक इधर है, इधर 6 बेड इधर लगे हुए हैं। ओके सो गाइज, एक ऐसा रूम है, सारी प्रॉपर्टी ऐसी है जैसे अभी मैंने आपको पीछे का रूम दिखाया, तो बंक बेड। अगर आपको बंक बेड में नहीं रहना है तो यहाँ पे इस तरीके से रूम्स भी हैं जिसमें बेड लगे हुए हैं। देखो आपको ना रूम बेड शेयर करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 ऐसे, इसमें 4 बेड इसमें लगे हुए हैं, तो 4 लोग इसमें आ जाएंगे। बाकी इधर है एक रूम हमारा। और ये पूरा भाई आपको मतलब पहले क्या था कि ना, ये वैसे मिट्टी वाला घर है जैसा पहाड़ों में होता है, लेकिन इसमें हमने ऐसा मैट्रेस लगा रखा है। 3 रूम इसमें यहाँ पे है। बाकी आपको ऐसे लग रहा होगा बंद बंद, प्रॉपर वेंटिलेशन भी है यहाँ पे। ऐसा विंडोज है, विंडोज खोलेंगे तो वो हो जाएगा। ओके गाइस, हम लोग निकल के ना नीचे की तरफ को आ गए हैं और अभी हम लोग आ गए हैं घोड़ा पड़ाव पे। ये देख लो, ये जगह को ना घोड़ा पड़ाव बोलते हैं। यहाँ पे ना घोड़ों का स्टैंड है पूरा प्रॉपर। यहाँ पे ना भाई साहब पहले के टाइम पे इस जगह पे ना हजारों घोड़े खड़े रहते थे। देखो अभी पूरा खाली पड़ा हुआ है, एक घोड़ा नजर नहीं आ रहा। पूरे केदारनाथ घाटी से सारे घोड़े साफ हो गए, सारे मतलब चले गए हैं, कोई घोड़ा नहीं है। क्योंकि 10 दिन के लिए घोड़ों को ना मतलब उनके मालिकों को बोला कि आप घोड़ों को वापस ले जाओ। यहाँ पे घोड़े बैन कर दिए गए क्योंकि यहाँ पे ना घोड़ों में इस टाइम पे कोई ना इन्फ्लुएंजा आ गया, जैसे हमको होता है ना सर्दी जुकाम हो जाता है, कुछ उस तरह का इन्फ्लुएंजा आ गया। इसलिए सारे घोड़े वाले यहाँ से चले गए नीचे। एक भी घोड़ा नहीं है केदारनाथ पूरी घाटी में। पूरा यहाँ पे ना घोड़े भरे रहते थे, पूरा यहाँ पे घोड़े खड़े रहते थे भाई। पूरा घोड़ा कुछ नहीं है यहाँ पे, सब खाली पड़ा हुआ है। जिसकी वजह से देखो पूरे ट्रैक में साफ सफाई भी बहुत अच्छी दिख रही है। वरना घोड़े पूरा लीद छोड़ के चलते थे तो पूरा यहाँ पे झाड़ू झूड़ लगता रहता है, पूरी लीद थोड़ी पड़ी रहती है। लेकिन इस टाइम पे पूरा मैदान साफ है। देखो भाई, ये है एक्चुअल घोड़ा पड़ाव। यहाँ पे मतलब हजारों घोड़े खड़े रहते थे, यहाँ पे इंसान नहीं दिखते थे, यहाँ पे घोड़े घोड़े दिखाई देते थे। पूरा देख लो, पूरा साफ है। पूरी केदार घाटी में घोड़ा नहीं है, सारे घोड़े वापस चले गए भाई। सारे घोड़े, जितने भी घोड़े थे यहाँ पे। तो अब जितने यात्री घोड़ों के भरोसे मतलब यात्रा करके आते थे ना, तो मतलब उनका क्या होगा। हाँ भी रोहित, जो लोग घुड़सवार जो आते थे यहाँ पे कि भैया घोड़ा नहीं तो केदारनाथ मंदिर नहीं पहुंच पाएंगे, वो पैदल आएंगे हमारी तरफ, है ना? हम आते हैं हर साल। मतलब कुछ मैंने नाजुक कलियां भी देखी हैं हमारी उम्र की। मतलब लड़के कुछ हमने ऐसे भी देखे हैं जो बॉडी में तो हाँ ऐसे जिम हाँ, लेकिन आ रहे घोड़े में देखे, मैंने बहुत देखे हैं। वो कहते हैं, वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं वो, नकली नहीं, वो खाते हैं, क्या बोलते हैं, पाउडर खाते नहीं, जो भी ऐसे पाउडर खाने वाले भी ऐसे नहीं होते हैं। अरे मैंने देखे हैं जो जिम में तो भाई साहब पूरा उठा। अरे उनमें जिगरा नहीं होता, स्टेमिना नहीं होता, स्टेमिना का जिगरा नहीं होता। स्टेमिना तो हो जाता है भाई, तुम हिम्मत करो पहुंच ही जाओगे। उनका ऐसा लगता है मरे अब मरे तो घोड़े में बैठ जाते हैं। इस समय ये अच्छा हो रहा है कि ना भाई घोड़ा भी निकल रास्ते के अंदर। हाँ यार, बिल्कुल पूरा रास्ता खाली है। वरना घोड़े वाले कैसे लात लूत मार के चलते रहते थे ना, पीछे से एकदम से धप्पी कर देते थे वो। अब पूरा रास्ता खाली है, एकदम से घोड़े भाग भाग के आ रहे हो। उसके चक्कर में हादसे भी होते थे कुछ ना। बाकी इनकी मौज आ गई पालकी पुलकी वालों की इनको ज़्यादा लोग मिल रहे होंगे। बाकी इनके ना रेट फिक्स होते हैं, तो ये लोग ऐसा कि जैसे घोड़े बैन है तो ये ऐसा ब्लैक नहीं कर सकते कि बड़ा चढ़ा के रेट ले रहे हैं, क्योंकि इनके रेट फिक्स है। और ये थोड़े बाहर के भी हैं, लोग नेपाली हैं सारे, तो इन्होंने कुछ ऐसा किया तो इन पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो इस चक्कर में लोग डर के करते भी नहीं है। बाकी अभी देखो भाई, मौसम रुका है, बारिश रुकी है। बारिश रुकने के बाद मौसम देखो कितना अच्छा हो गया केदार घाटी का। हो भाई, ये लोग कहाँ चढ़ रहे हैं यार, ये देखो। ये ग्लेशियर तो जल्दी खत्म हो जाएगा ऐसे। वो लोग कहाँ चढ़े हुए हैं भाई साहब। वो कैसे भाग रहा हो सॉक्स पहन के भाई साहब। तो गाइस, अब आज मैं केदारनाथ से नीचे की तरफ उतर रहा हूँ क्योंकि मुझे रुद्रनाथ भी जाना है। भाई केदारनाथ में ना थोड़ा सा ये वाला प्रॉब्लम होता है कीचड़ कुचड़ का। बाकी ये है कि आज घोड़े नहीं चल रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि ना जो घोड़े की लीद होती है उसकी वजह से भी काफ़ी कीचड़ हो जाता है, पूरा पैर खराब हो जाते हैं। तो उसकी वजह से भी अब थोड़ा राहत है। बाकी पूरे रास्ते में ऐसे ही आपको कीचड़ मिलेगा। और ये देखो, हम आ गए हैं ग्लेशियर में। केदारनाथ से हम जो नीचे की तरफ उतर रहे हैं ना, तो ये पहला ग्लेशियर पड़ा भाई हमारे रास्ते में। ये देखो भाई, वाह भाई, बढ़िया भाई साहब। वो देखो लोग कहाँ चढ़े हुए हैं यार, फुल मस्ती कर रहे हैं भाई। ये पालकी वाले क्या करने जा रहे होंगे, तो शॉर्टकट ले रहे हैं क्या वो लोग। हम लोग नीचे की तरफ को जा रहे हैं। तो ये जो पहला ग्लेशियर पड़ा है ना, इस ग्लेशियर से
गौरीकुंड और लगभग 13 किलोमीटर दूर है। लेकिन आज हम लोग ना गौरीकुंड नहीं जाएंगे। गौरीकुंड से 3 किलोमीटर पहले ही ना हमारे एक दोस्त की दुकान है, हम लोग उसी के साथ में आज रुकेंगे। गाइस ये हमारे केदारनाथ ट्रैक का तीसरा ग्लेशियर है नीचे उतरते टाइम। ओके गाइस अब बड़ी लिंचोली के पास पहुंचने वाले हैं। बड़ी लिंचोली यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। ओके जी, तो हम काफी नीचे आ गए हैं और हमारी केदारनाथ ट्रैक का ना चौथा ग्लेशियर है नीचे उतरते टाइम। ओके सो गाइस अभी ना हम नीचे की तरफ को जा रहे थे और यहाँ पे देखो भाई साहब एक पत्थर ऊपर से आया ट्रैक पे गिरा है। कितना बड़ा पत्थर गिरा है भाई, और ये आज का नहीं शायद काफी टाइम हो गया इसको। भाई साहब खतरनाक। जब केदारनाथ में ऐसे ही होता है, मतलब काफ़ी दिनों से ना बारिश हो रही है तो बारिश की वजह से ऐसा होता है कि जो मिट्टी होती है ना, अच्छा केदार का मतलब ही होता है दलदल, वहीं से केदारनाथ भगवान का नाम केदारनाथ पड़ा है। ये जो पूरी जगह है ना केदारनाथ वैली की, ये पूरी ऐसी है कि यहाँ की जो मिट्टी है ना थोड़ी नमी वाली कीचड़ जैसी होती है, तो इसको केदार बोलते हैं उसको। तो उसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे कुछ अगर बारिश वगैरह होती है तो उसकी वजह से थोड़ी सी ना लैंडस्लाइड होने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। उसी की वजह से ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर ट्रैक पे आ जाते हैं। ओके गाइस ये 5वां ग्लेशियर था भाई साहब केदारनाथ ट्रैक का, और ये काफी बड़ा भी है, देख रहे हो। बाकी ये क्या लोग चल के गए होंगे इतना दूर दूर इसमें कि ये गंदा वंदा ये कैसे हो रखा है इतना भाई। बाकी लोग तो चढ़ जाते हैं भाई ऊपर तक ग्लेशियर में। ओके गाइस लगभग हमने आधा ट्रैक क्रॉस कर लिया है। अब नीचे ना यहाँ से रामबाड़ा देखने लगा है भाई। रामबाड़ा से जब ऊपर की तरफ को आते हैं ना तो यही वाली जो चढ़ाई होती है बहुत डिफिकल्ट होती है भाई। बिल्कुल ऐसा जिग जैग ऐसा लगता है जैसे एनाकोंडा लेटा हो रोड पे भाई साहब। तो ये थोड़ी डिफिकल्ट होती है। अगर केदारनाथ आप आ रहे हो तो अगर आपने रामबाड़ा के बाद ये वाली जगह क्रॉस कर ली ना जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी, तो मतलब आपका ट्रैक की जो डिफिकल्टीज थी ना वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। बाकी अभी हमको ऐसा क्रॉस करके नीचे रामबाड़ा तक पहुँचना है। यहाँ से लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे हमें रामबाड़ा पहुँचने में। यहाँ सो गाइज मैं आपको बता रहा था ना कि अभी जो ट्रैक है केदारनाथ का उसमें घोड़े वगैरह बैन हो चुके हैं कुछ दिनों के लिए। वो भी कुछ स्पेसिफिक नहीं कि कितने दिनों के लिए बैन रहेगा, हो सकता है कि बढ़ भी जाए, हो सकता है कि पहले ही बैन खुल जाए। तो अभी यहाँ पे है क्या कि सारा जो लोड है ना घोड़े का भी जो होता है वो जो यहाँ पे हमारे नेपाली भाई लोग आते हैं ना, कुछ लोग पिट्ठू में लेके जाते हैं तो कुछ लोग पालकी में लेके जाते हैं, तो उन पर आ जाएगा। तो कुछ हमारे ना यहाँ पे पालकी वाले भाई लोग बैठे थे तो मैं इनसे बात कर रहा था। वैसे मेरी बात हो गई इनसे, तो मैं इनसे पूछ रहा था। नमस्कार दाई। नमस्कार। कैसे हैं आप? हम ठीक है, बढ़िया। आप किधर से? आप लोग? हम नेपाल से। नेपाल में किधर? नेपाल करनाली। करनाली। आप सब लोग करनाली से? हाँ। सारे दोस्त आप एक ही गांव के? एक अगल है। अच्छा गांव अलग अलग है। एक ही है। अच्छा बढ़िया। तो आप लोग कब आ गए थे इधर? हम 3-4 दिन हुआ। 3-4 दिन। हाँ। तो आप पहली बार आए कि हर साल आते हो? हम हर साल 10 साल पहले से आते हैं। 10 साल पहले से आ रहे हो? हाँ। ओके। तो बाकी आप ऐसे इसी तरीके से लोगों को लेके जाते हो उसमें? हाँ, अच्छा आप थोड़ा टाइम लग रहा है आपका, मेरे को ये बताओ कि आपका इसका चार्जेस क्या होते हैं? चार्ज वन साइड का लगता है 10-12 हज़ार से स्टार्ट है। 10-12 हज़ार से स्टार्ट है। जैसे आंटी जी है इनका वेट होगा मतलब 50 के करीब होगा, 50-60। तो इनका कितना होगा? 8,000। और 100 किलो का बंदा है तो 16,000। 100 किलो का 16,000 ले जाते हो 100 किलो के बंदे को? ले जाते। ओके। और एक दिन में कितना चक्कर मार लेते हो? मुश्किल एक रात हो जाता है। पूरा चक्कर मारने में रात हो जाता है। तो इसमें आपको मतलब फिर गवर्नमेंट को भी कुछ देना होता है? यहाँ की जो गवर्नमेंट है कितना देना होता है? पर डे 1000। डोली का 1500। डोली का 1500 अलग और उसका पर डे 1000 अलग। ओके। अच्छा चलो आप लोग आंटी जी वेट कर रहे हैं। जय श्री केदार। आंटी जी आप कहाँ से आए? हम कच्छ से। हाँ। कैसा लगा आपको उत्तराखंड? बहुत अच्छा। सारा दर्शन हो गए आपके? नहीं अभी तो। अच्छा आप ऊपर जा रहे हैं? हाँ अभी ऊपर। ओके। जय श्री केदार आंटी जी। सो गाइज मैं इन कंडी वाले भाई से बात कर रहा था ना, ये जो पालकी 3 से बात कर रहा था, तो मैं इनसे पूछ रहा था कि आपका क्या रहता है, मतलब एक दिन का कितना आप लोग अर्न कर लेते हो? तो बता रहे थे मेरे को कि कुछ ज़्यादा नहीं होता है। जैसे ये एक दिन में ना एक ही चक्कर मार पाते हैं,
तो इनका एक चक्कर का क्या रहता है, वेट के ऊपर होता है। फॉर एग्जांपल मेरा 70 किलो वजन है, तो मेरा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 रुपये मेरा एक साइड का, ठीक है। और ये लोग एक ही चक्कर मारते हैं एक दिन में, मतलब एक नीचे से ऊपर जाएंगे ऐसा चक्कर होता है, नहीं कि ऊपर से नीचे जाएंगे नीचे से ऊपर जाएंगे, ऐसा नहीं, वो 2 चक्कर काउंट हो जाएंगे, बाकी एक ही चक्कर मारते हैं। तो ये भाई लोग बता रहे थे कि इनका मतलब पर डे का जो इनकम रहता है मतलब 1500 से 2000 रुपये करीब रहता है एक बंदे का, ठीक है। तो उसमें से क्या होता है 1000 रुपये उनको देंगे गवर्नमेंट को, जो यहाँ का प्रशासन होगा, और 1500 रुपये ये लोग देते हैं पालकी वाले को। पालकी जो ये पालकी लेके जा रहे हैं ना, ये यहाँ के लोकल बंदे के नाम पर अलॉट होती है, तो ये उनको 1500 रुपये देते हैं। और एक एक बंदे के पास, मेरे को ये बता रहे थे कि एक एक बंदे के पास 50-50 पालकी होती है यहाँ का जो लोकल बंदा होता है। तो मतलब कि वही चीज़ वो मेरे को बोल रहे थे कि भाई जो यहाँ पे जो लोकल लोग हैं तो वो तो भाई साहब बहुत कमाते हैं, क्योंकि एक एक बंदे के पास 40-50 पालकी होती है, और हम लोग पसीना बहाते हैं और पैसा उनके पास जाता है। लेकिन ठीक है भाई, अपनी अपनी किस्मत है। ओके गाइज, हम लोग रामबाड़ा पहुँच चुके, लगभग आधा रास्ता हमने कवर कर लिया भाई। और आज बाबा केदार की कृपा से ना बारिश नहीं हुई, पूरा ट्रैक आराम से कर लिया यार, वरना भीगते भीगते जाते हम। डेली बारिश होती है, आज ही बारिश नहीं हुई। बाकी मेरा यार ये केदारनाथ की जर्नी अभी वैसे ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन बहुत अच्छी रही भाई मेरे लिए। मेरे को बाबा केदार का आशीर्वाद मिला, मेरी वीडियोस काफ़ी अच्छी चली और लोग मिल रहे हैं भाई। मैं ट्रैक पे आ रहा जा रहा हूँ ना, काफ़ी लोग मिल रहे हैं। बाकी ना मतलब मैं लोगों से ना अच्छे से मिल नहीं पाता हूँ, मेरे को मिलना नहीं आता लोगों से। अभी मतलब मेरे को 3 से 4 लोग मिल गए, और मेरा मन तो बहुत है कि उनके साथ ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन वो हिम्मत ही नहीं होती ना कि उनसे पूछूं कि भाई क्या मैं शूट कर लूँ। थोड़ा सा मतलब वो जो मिले थे ना सब फीमेल थी, और मैं मतलब मेल हो, मैं उसके साथ तो भाई बिल्कुल मतलब ऐसा फ्रेंडली बात करूँ, या तो मेरा कैमरा पहले से ऑन हो ना तो मैं बात कर लेता हूँ। लेकिन अगर मेरा कैमरा बंद है फिर मैं किसी को देख के, कैमरा मेरे पे नहीं खुलता यार, ख़ास तौर पे अगर सामने वाली फीमेल हो तो बहुत अच्छा गेस्चर था उनका यार। वो मिले जिस तरीके से, उन्होंने मेरे को रोका, पहचाना, फिर बोला कि भाई मैंने ना आपकी वजह से मैं केदारनाथ आई हूँ। तो वो सुन के बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि आपने जो दिखाया था ना कि जिस तरीके से केदारनाथ का मौसम हो रखा है, बर्फ़बारी कर रही है, आपने कैप पहन रखी थी, ऊपर से बर्फ़ गिर रही है, आप बर्फ़ पकड़ रहे थे हाथ में, एक एक मोमेंट उनको बहुत अच्छे से याद है यार। तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। ऐसा बहुत कम होता है मेरे साथ में, लेकिन जब भी होता है ना बहुत अच्छा लगता है। और आज तो मतलब 3-4 बार हो गया ट्रैक पे भाई साहब। रामबाड़ा का ये पुल तो भाई बन ही नहीं रहा है, कितना टाइम हो गया इसको बनते बनते यार। ये देखो, इनके जब इंजीनियर से बात हुई थी बोला था 10 दिन में बन जाएगा, लगभग 15 से 20 दिन हो गए, अभी आधा भी नहीं बना है। जिस स्पीड से बन रहा है ना ये, मुझे लग रहा है कि ये खींच देंगे भाई 1-1.5 महीना और। बाकी ये जो पुल है ना भाई, ये वैसा वाला पुल है जैसे मिलिट्री के पुल होते हैं ना, कि एक जगह से खोल के दूसरी जगह लगा देते हैं, तो ये वाले पुल है। इसको ना कहीं और से खोल के लाया गया था टुकड़े कर करके, फिर यहाँ पे इसको असेंबल किया जा रहा है दोबारा से। ओह चलो देखते हैं कब तक बनता है। जब तक हम लोग केदारनाथ दोबारा आएंगे शायद तब तक बन जाए, उम्मीद तो वैसे कम है, लेकिन देखेंगे। ये लो भाई, एक चीज़ और हो गई है, ये जो रामबाड़ा वाला पुल था ना, लोग यहाँ पे रुकते थे बहुत ज़्यादा सेल्फी वगैरह खिंचाने के लिए, क्योंकि ना पीछे से ऐसा बढ़िया वाटरफॉल बना हुआ था, तो इस पर ना ऐसा लगा दिया बोर्ड वगैरह ताकि पीछे का व्यू ही ना दिखे। व्यू नहीं दिखेगा तो लोग रुकेंगे नहीं यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने के लिए। बढ़िया दिमाग लगाया जिसने भी लगाया हुआ भाई साहब। रिस्की भी लगता है यार, ये कितने लोग चल रहे हैं इसमें एक साथ में, और इतना पुल ये इतना मजबूत भी नहीं है, टेम्परेरी पुल है। आज तो पुलिस वाले भी नहीं खड़े यहाँ पे यार, वैसे नहीं पुलिस वाले खड़े रहते हैं दोनों साइड में। जब यात्रा चालू नहीं थी ना तब तो पुलिस वाले खड़े थे दोनों साइड में, इस तरफ भी उस तरफ भी। आज कोई नहीं है, कितनी भीड़ जमा हो रखी है वहाँ पे। ये देखो इधर बैठे हुए पुलिस वाले भाई साहब। बाकी जब रामबाड़ा क्रॉस हो जाता है ना तो लगता है कि भाई साहब हमारी जर्नी कंप्लीट हो गई है, क्योंकि अब इसके आगे ना रास्ता इजी है, थोड़ी सी चढ़ाई है अभी, उसके बाद थोड़ा सा फिर प्लेन आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं होता। और हमने तो वैसे अभी थोड़ी दूर आगे जाके रुक जाना है, लगभग 3 किलोमीटर और चलेंगे, उसके बाद रुक जाएंगे। अपने किसी दोस्त की शॉप है ना, आज की रात हम लोग वहीं रुकने वाले हैं। बाकी ये है भाई रामबाड़ा। पहले के टाइम पे ना भाई, जब आपदा आई थी ना 2013 की, उससे पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ी मतलब बस्ती टाइप की थी, यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें थी। लोग ना रामबाड़ा में स्टे किया करते थे। जब मतलब जर्नी स्टार्ट होती थी ना, ट्रैक स्टार्ट हुआ करता था, तो लोग बोलते थे कि भाई हम रामबाड़ा में जाके स्टे करेंगे। रामबाड़ा में रात में रुकते थे, फिर अगले दिन सुबह रामबाड़ा से आगे की चढ़ाई स्टार्ट करते थे। लेकिन अब वही रामबाड़ा देखो क्या हो गया है यहाँ पे। अब तो इतना ये डेंजर जोन बन गया ना कि यहाँ पे जो एक आध दुकान है, इनको भी बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली होगी भाई दुकान लगाने की, जो उन्होंने लगा रखी है, क्योंकि बहुत रिस्की जोन हो गया भाई।
क्योंकि ऊपर से कभी भी कोई भी पत्थर आ सकता है। इसकी वजह से इनको बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली होगी। भाई घोड़े को ना कोई दिक्कत हो गई है, देखना भाई। ओहो, एवियन इन्फ्लुएंजा एक अत्यधिक संक्रामक विषाणु जनित रोग है जो मुख्यतः हवा के माध्यम से वातावरण में फैलता है और क्योंकि हवा के माध्यम से वातावरण में फैलता है तो इस कारण से इस रोग का संक्रमण बहुत बड़ी तेजी से एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है। वर्तमान में इस रोग का कोई भी टीका या वैक्सीन वर्तमान में यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2009-10 में भी इस रोग के चलते यात्रा प्रभावित हुई थी। ये बीमारी जितनी जल्दी और जितनी तीव्रता से फैलती है, स्वच्छ पानी, स्वच्छ भोजन उसको उपलब्ध कराना जरूरी है। इस संबंध में यह है कि जैसे ही रोग के लक्षण सामने आए, हमारे द्वारा संक्रमित गांवों को प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया, जिससे कि पशुओं का एक जगह से दूसरी जगह आवागमन ये प्रतिबंधित कर दिया गया। गाइस, तो फाइनली भाई मैं अपने दोस्त की दुकान में पहुंच चुका हूँ। ये हमारा दोस्त महेश भाई, क्या हालचाल, नमस्ते, कैसे हो? केदार, हर महादेव। कितना पैसा कमाया, कहाँ है तुम्हारे पैसे के बोरे? इस बार केदारनाथ यात्रा बहुत ही कम आ रहे लोग, पता नहीं क्यों आ रहे, शायद पाकिस्तान की इशू के कारण आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सेफ है भाई। आप लोग आइए, दर्शन कीजिए बाबा महादेव के। बहुत इस बार ना सभी लोग कह रहे हैं कि ना यात्रा हल्की हो गई है, उसके बहुत सारे रीजन है। अभी पाकिस्तान वाला सीन चल रहा है ना, उसकी वजह से भी ना काफी कम लोग आ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं एकदम से कुछ अटैक ना हो जाए, तो वो थोड़ा लोगों में डर है। दूसरा, वो जो मैंने आपको घोड़े वाले सीन बताया था ना, उसके बारे में अभी विस्तार से बात करेंगे। बाकी हम लोग महेश भाई की दुकान पे हैं, तो महेश भाई ने हमारे लिए खाना वगैरह बना दिया है, तो खाना खाते हैं। उसके बाद मैं आपको विस्तार में बताऊंगा ये घोड़े वाला सीन है क्या और कब तक रिजॉल्व होगा। बाकी हमारे एक भाई और हैं इधर। हेलो भाई, कैसे हो? क्या नाम हुआ आपका? मयंक चौहान। मयंक चौहान फ्रॉम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश किधर? उन्नाव। लखनऊ? उन्नाव? हाँ, लखनऊ के बगल में उन्नाव। लखनऊ के बगल में उन्नाव। तो कैसे हैं आप? बढ़िया। तो बाकी ये लोग अभी यहाँ पे इसलिए कि भाई ये लोग ना अभी यहाँ पे केदार घाटी से पैसा इकट्ठा करेंगे, फिर उसके बाद ये लोग जाएंगे सीधा रसिया, रसियन लेके आएंगे। और महेश भाई का वो है फैंटेसी है, इनको रशियन वाइफ चाहिए। लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं है। गर्लफ्रेंड? नहीं, गर्लफ्रेंड भी नहीं चाहिए। इस बार क्या सीन है ना कि इस बार यार केदारनाथ में बिजनेस बहुत डाउन हो गया। हाँ। उसका कारण ये भी हो सकता है कि लोग पहले से प्रिपेयर होके आ रहे हैं। और फॉरवर्ड की यार, पहले क्या था ना कि यहाँ पे काटो यार इसको। नहीं बोलो, कोई बात नहीं, बोलो क्या बोलना चाहते हो तुम? कट करो। चलो ठीक है। नहीं आते थे, लेके आते हैं। अच्छा, हम अपने बैग में लेके आ रहे हैं, कोई खा ही नहीं रहा यार। ओके, तो महेश भाई ये कह रहे हैं ना कि पहले लोग क्या थे ना, वैसे हो रहा है ना, जो ट्रैवल है ना, स्मार्ट ट्रैवल कर रहे हैं लोग। पहले लोग ट्रैवल करते थे ना, तो हम लोग फॉरेनर से सीखते थे कि फॉरेनर लोग कितना स्मार्ट ट्रैवल करते हैं, हर चीज़ के लिए प्रिपेयर, उनको पता होता है कहाँ से कहाँ जाना है, बस किधर मिलेगी। इवन कि अगर वो इंडिया में भी आ रहे हैं ना, पता रहता था कि कौन सी नंबर बस मिलेगी, किधर किधर जाना है। तो अब वही हमारे इंडियंस भी स्मार्ट हो गए, अब अपने साथ में चूल्हा मैगी के पैकेट साथ में लेके चलते हैं यार। मतलब चाय तक नहीं बिक रही भाई, लोग अपने छोटे से, मतलब हम तो ट्रैवलर है भाई, हाँ। आपको पता है, हम तो अपना लेके चलते हैं। हाँ। लेकिन जो दर्शन करने भी आ रहे हैं ना भाई, खुद का टेंट लेके, खुद की मतलब कि वो कैंपिंग स्टॉप लेके, हाँ। केटली लेके चाय खुद बना रहे भाई, हमारी चाय तक नहीं बिक रही यार। तो धीरे धीरे बिजनेस बहुत डाउन हो गया केदारनाथ में। लोग बोल रहे भाई कि हम लोग लूट रहे हैं, अमीर हो रहे हैं। नहीं यार, अभी लोग बहुत सब अपना खाना पीने का सामान खुद लेके आ रहे हैं। बाकी जितनी मेरी ऑडियंस है उनको तो पता होगा ना, जो मेरे को रेगुलर देख रहे हैं, कि केदारनाथ में महंगाई है तो क्यों है ना। वो मैंने बहुत सारी वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे सारा जो खाना पीना है ना, वो घोड़े खच्चरों में आता है। और अब जो पानी की बोतल 80 रुपए की आती थी ना, वो मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे केदार घाटी में 110-20 की हो जाएगी, क्योंकि घोड़े वोड़े वैसे अब नहीं है यहाँ पे। तो अब सारा सामान है जो वो नेपाली लोग लेके आएंगे, और वो लिमिटेड लोग हैं, तो उसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी। मैनुअली क्या होता है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कोई चीज अगर मैनुअली जा रही है ना केदारनाथ, यानी कि गौरीकुंड से अगर लेबर नेपाली दाई लेके जा रहा है, तो दाई कितना लेके जाएगा यार? ज्यादा से ज्यादा 40 किलो। घोड़ा लेके जाता है 80 किलो, 1 कुंटल तक घोड़ा लेके जाता है। घोड़े का जो भाव, जो रेट है ना गौरीकुंड से केदारनाथ का, वो कम है। 3000 तक है भाई, कम भी नहीं है। 3000 बहुत होता है। तो नॉर्मल इंसान का भी तो उतना ही है, 2.5 लोग है। इंसान का भी उतना ही है 3000, लेकिन नॉर्मल क्या लेके जाएगा? 40 सिंगल। किलो, वो डबल। यानी कि मान के चलो, अब हमको कोई चीज मंगानी होगी ना, तो उसके 6000 रुपए देने पड़ेंगे। अगर 1 कुंटल सामान मंगाना ना, उसके 6000 रुपए देने पड़ेंगे। 50 किलो भी कोई नेपाली दाई नहीं लेके जाएगा भाई, सीरियसली बोला। सामान ज्यादा से ज्यादा 40-45 किलो ही लेके जाता है नेपाली दाई। मतलब अब घोड़े बैन होने की वजह से केदारनाथ में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। इतना भी नहीं बता सकते, लेकिन आने वाले अगर 15-20 दिन तक घोड़े बंद रहते हैं, तो शायद महंगाई नहीं, असर तो वैसे दिखना लग जाएगा कल परसों से ही, लग जाएगा। क्योंकि 10 दिन में असर दिख जाएगा। अभी तो सबके पास स्टॉक है, सबके पास है, लेकिन आने वाले अगर 10-15 दिन तक ये घोड़ा अगर ठीक नहीं होता, यहाँ पे घोड़ा अगर नहीं आता है ना, तो महंगाई होगी।
आप लोग भी समझ सकते हो यार। बाकी अभी खाना खाते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे आपको कि ये इशू है क्या एक्चुअली घोड़े वाला। ऐसे मुझे जरा देख रहा हूँ मुझे रखा तो गुड मॉर्निंग। ओके सो गाइज अब निकलते हैं यहाँ से। कल रात को हम लोग महेश भाई के पास में रुके हुए थे। चलते मयंक भाई, बहुत जल्द मिलेंगे। बढ़िया, बहुत पैसा कमाओ और फिर रसिया में धूम मचाओ। ओके महेश भाई। भाई महेश भाई की शक्ल देखो, ये इंसान यहाँ पे पैसा कमाने नहीं चाहता, बस इसलिए बैठा हुआ है कि थोड़ा बहुत पैसा है और हम रसिया निकले। रशिया का जल्दी ट्रिप करना है। रशिया। सो कि गाइस हम लोग क्या गौरीकुंड पहुंच चुके हैं और गौरीकुंड में भाई साहब हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। ओके जी, तो हम अपनी गाड़ी में आ चुके हैं और आज के लिए व्लॉग को इतना ही रखते हैं। बाकी ये घोड़े वाला जो सीन है ना, अभी तो बोल रहे हैं कि वैसे अगर घोड़ों से, वैसे अगर मैंने डॉक्टर से बात की, वैसे अगर मैंने वेटनरी डॉक्टर से बात की, वैसे अगर मैंने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर बता रहे हैं कि घोड़ों को 24 घंटे के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है घोड़ों को। लेकिन अगर घोड़ों वालों से बात करते हैं तो घोड़ों वाले बोल रहे हैं कि भाई हमको तो 1 हफ्ते के लिए बोला है, 10 दिन के लिए बोला है, और ऐसा भी बोला गया है कि आप अपने घोड़ों को नीचे लेके जाओ क्योंकि घोड़ों में कोई वायरस आ गया, वो तेजी से एक घोड़े से दूसरे घोड़े में फैल रहा है। ठीक है, अगर आप उनको नहीं लेके गए तो आपके घोड़ों की डेथ हो सकती है। और ये भी पेनल्टी भी लगा दी गई है कि अगर कोई बंदा अपने घोड़ों को नहीं लेके जा रहा है नीचे तो उसको 5,000 रुपये का फाइन पड़ेगा। उसके बाद उसके घोड़ों को ना क्वारंटाइन करने के लिए भेजा जाएगा चौपटा, जहाँ पे पर डे का 1500 रुपये उसको घोड़े का रखने का देना पड़ेगा। तो बहुत भारी मार पड़ रही भाई इस टाइम घोड़े वालों पे। कई लोगों के घोड़े मर गए, मतलब 3-3 घोड़े एक साथ मर गए। और मैं तो ये भी सुना है, मतलब इसकी मेरे को श्योरिटी नहीं है, मेरे को लोकल लोगों ने बताया कि एक आदमी के ना 3 घोड़े मर गए थे तो उसने सुसाइड कर लिया। एक घोड़ा लगभग 3 लाख रुपए का आता है, तो 9-10 लाख रुपए किसी के जाएंगे। और उसके बाद में उसका पूरा सीजन खराब, क्योंकि उसके पास अब घोड़े नहीं है तो अब वो पूरे सीजन काम भी नहीं कर पाएगा। तो बहुत डबल लॉस हो गया। पता नहीं क्या हो रहा है यार इस बार, मतलब केदारनाथ में कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हमने मतलब अपना काम स्टार्ट किया ही था, भगवान ने उस काम पे ऐसे कर दिया। बाकी जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है उसकी वजह से भी थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है। ज़्यादा नहीं है, मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कल रात को केदारनाथ में भी ब्लैकआउट कर दिया था, मतलब पूरी लाइटें वाइटें बंद कर दी थी ताकि कुछ ऐसा सीन ना हो जाए। बाकी केदारनाथ में अभी तक दूर दूर तक कुछ ऐसा वॉर का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि केदारनाथ बहुत ज़्यादा दूर है पाकिस्तान बॉर्डर से। और उससे पहले हमारे कई सारे एयर डिफेंस है, अगर कोई मिसाइल वगैरह कुछ हमला होता भी है तो हमारा जो एयर डिफेंस है वो उसको निस्त नाबूद कर देगा। कि अभी के लिए व्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। कुछ भी अपडेट होता है केदारनाथ से रिलेटेड मैं आपको जरूर बताऊंगा। मिलेंगे बहुत जल्द आपसे एक फ्रेश न्यू व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपने भाई का चैनल घुमक्कड़ इंडियंस। बाय बाय।